वेलकम बैक। और इस वक्त हम बात करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से, और वो है कमर का दर्द। आजकल हम हर दूसरे शख्स से आप पूछते हैं और आपको पता चलता है कि कमर का दर्द है। पहले एक ख़ास उम्र में आपको महसूस होता था कि जी अब कमर का दर्द लोगों में सुनने में आ रहा है, या कंप्लेंट्स उस तरह की सुनने में नहीं आती थी जैसी अब हर एज ग्रुप से आ रही हैं। ख़वातीन क्या, मर्द हजरात क्या, लड़के लड़कियाँ क्या, इसकी वजूहात क्या हैं, ये किस तरह से ट्रीट होगा? क्योंकि कमर का दर्द, और फिर अगर उसमें खुसूसी तौर पे ये पता चल जाए कि जी इसका ताल्लुक आपकी स्पाइन से है और डिस्क से है, और वो जो डिफरेंट उसके जिसको उर्दू में हम मोरे कहते हैं वहाँ से है, तो फिर हमें और परेशानी हो जाती है, क्योंकि उससे फिर हमारी तमाम एक्टिविटी डीरेल हो जाती है, मुतासर होती है, और परेशानियां भी होती हैं। फिर उसका इलाज हमें मुश्किल लगता है। तो एक तो आज हम ये भी वाजे करने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसी कोई परेशानी हो जाती है तो इलाज इसका करेगा कौन, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स बहुत सारे हैं और पहली दफ़ा हम जाते हैं जनरल फिजिशियन के पास और वहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ डेवलप हो चुकी है और उसके बाद इस्टेब्लिश हो गई है कि जी ये प्रॉब्लम है, तो उसका सही इलाज कौन करेगा? मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर औरंगज़ेब अब्बासी, जो कि न्यूरो सर्जन हैं। और उनका मैं आज जान के मुझे दैट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज कि न्यूरो का भी गहरा ताल्लुक है स्पाइन से और बैक पेन से, वरना हम तो समझते हैं कि शायद ऑर्थो का ही सब्जेक्ट है ये। आपको खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद हुसैन गुराया साहब, जो कि प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ऑर्थोपीडिक सर्जरी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ डॉक्टर सज्जाद। और आज आप दोनों डॉक्टर से हम ये जो कमर का दर्द है इसकी वजूहात और इसके बारे में रिजॉल्व जानेंगे। आपसे पहले शुरू करते हैं डॉक्टर औरंगज़ेब से। पहले तो हमें रीजंस बताइए, क्योंकि आपके पास ये क्या हमें लगता है या हमने आज इसको टॉपिक बनाया है, या आप लोगों के पास भी मरीज बढ़ गए हैं कमर के दर्द को लेकर? डेफिनेटली बैक पेन सेकंड मोस्ट कॉमन इशू है वर्ल्ड वाइड, और इसके पेशेंट्स में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। अब जैसा कि आपने बताया कि पहले तो ये ओल्ड एज में कॉमन था और वो उनके जो है कैल्शियम विटामिन्स के साथ रिलेटेड होता है, लेकिन अब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में भी कॉमन हो गया है, क्योंकि उनका जो बैग्स वगैरह इतने हैवी हैं कि वो भी अक्सर जो है इस प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। सेकंड, जो हाउस वाइफ हैं जो घरों में काम करती हैं, उनमें भी देखा गया है जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं उनमें भी बैक पेन की कंप्लेन है। लेकिन इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। एक तो ये जो विटामिन डी और कैल्शियम जो हमारे इस रीजन में बहुत कम यूज़ होता है। अच्छा, इसकी भी बहुत बहुत कम यूज़ होता है, और मल्टीविटामिन्स तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं होती, जिसकी वजह से विथ एज ये इशू बढ़ता जाता है और पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। इवन बच्चों में भी इसकी कमी रहती है जी। उसके अलावा एबनॉर्मल पोस्चर, सिटिंग पोस्चर जो है, अगर किसी ऑफिस में सही ना हो और एक बंदा 8-8 घंटे उसी पोस्चर में बैठता है तो इवेंचुअली ही विल एंड अप इन बैक पेन। अच्छा, ये वाला सिटिंग पोस्चर भी वैसे सही नहीं है। ये कहते हैं कि यूं बैठना चाहिए ना, लाइक दिस, जो भी कंफर्टेबल हो, लेकिन कमर का जो नॉर्मल ये सही तरीका है वैसे। कमर का जो पोस्चर है उसको सही रखना चाहिए। एंड अगेन, अगर वेट लिफ्ट, पानी का गैलन, जो ये आम लोग हमारे पास आते हैं, पानी का गैलन उठा लिया एबनॉर्मल तरीके से, कोई बैग उठा लिया एबनॉर्मल, उससे उनको चुप पड़ गई, तो वो एक बहुत लंबे अरसे तक चलती है। इनिशियली आप ने तो बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जनरल फिजिशियंस के पास जाते हैं, फिर वो भले ऑर्थोपेडिक को भेजें या न्यूरोसर्जन को, या इनिशियली तो वो खुद ही ट्रीट करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ये आम लोग क्वैक्स के पास जाते हैं, जो लिटरली मैं आपको बताऊं, कभी कभी तो वो ब्रोकन अपने जो है बोन के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, उनकी हड्डी को वो तोड़ के हमारे पास कुछ दिन पहले ही एक बच्ची प्रेजेंट हुई थी जिन्होंने अपने गर्दन का इलाज करवाया, और वो क्वैक से जब उन्होंने मूवमेंट की उसकी, तो ऐसा झटका दिया कि उन्होंने ब्रोक किया, और डॉक्टर साहब का भी ज़रूर एक्सपीरियंस उसमें रहा होगा। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन इश्यूज जो हमारे पास आते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया विटामिन डी का, कैल्शियम का और इन तमाम चीज़ों का। अच्छा, विटामिन डी बिल्कुल हम बच्चों में भी देख रहे हैं, अब उनके लिए तो ड्रॉप्स आ गए हैं, बड़ों के लिए टैबलेट्स आ गई हैं, इंजेक्शंस हैं। बड़ों में इंजेक्शंस और टैबलेट्स, इनका फ़ायदा है, ये लेने चाहिए? जी बिल्कुल लेने चाहिए, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 35-40 जो है। अगर आप जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाएंगी तो वो मल्टीविटामिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे माशरे में देखें तो ना एक्सरसाइज होती है ना मल्टीविटामिन का यूज़ होता है। तो अक्सर ज़्यादातर तो अगर आप ओल्ड एज पे जाएंगे तो ख़वातीन हमारे पास ज़्यादा आती हैं जिनमें कैल्शियम विटामिन डी की कमी की वजह से क्रॉनिक बैक पेन रहता है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया,
और वो हमारे पास प्रेजेंट करती हैं और फिर उनको ट्रीटमेंट में टाइम लगता है। अच्छा, दूसरी बात मैं करूं कि पेशेंट चाहते हैं कि क्विक रिलीव हो हमें, आपकी बॉडी से जो कैल्शियम या विटामिन गया है, इट टुक टाइम, नॉर्मल था अब कम होते होते अब वो चाहते नहीं, उसमें टाइम लगता है रिकवरी में। तो वो रिकवरी टाइम 6 महीने भी हो सकता है, 4 महीने भी हो सकता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। धूप में बैठने से कितना विटामिन डी हमें हाँ मिल जाता बिल्कुल, है? ये अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ रखी है कि धूप में वाकई बहुत ज़्यादा विटामिन डी मिलता है, क्योंकि उसकी कन्वर्जन होती है, लेकिन हमारे लोग इतना बैठते नहीं हैं और इसी की वजह से हमें प्रॉब्लम्स होने लगे हैं। वी हैव अ कॉलर राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद यासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मेरी कमर में 2010 में पहले दर्द हुआ था। दोबारा बताइए। आप टीवी से ना सुनिए मेरी आवाज, ये तो कहते हुए हमें पता नहीं कितने साल गुजर गए। फोन से ही बात कीजिए, बताइए क्या हुआ है आपकी कमर में? मेरी कमर में 2010 से दर्द शुरू है। अच्छा, तो आपने डॉक्टर को दिखाया? काफी डॉक्टरों को दिखाया था, एक दफा पेशावर में चेक करवाया था तो उन्होंने मुझे बेल्ट एडवाइस किया था। अच्छा ठीक है, कोई तो सवाल करना? मेरे कमर का दर्द ठीक हो गया था कुछ अर्से के लिए। अभी आज तकरीबन महीने डेढ़ से फिर इतना ज्यादा है कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सक रहा हूँ। कोई सवाल तो नहीं करना चाहते? नहीं, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है, हम ऑन एयर इस पे बात करते हैं। मोहम्मद यासिर साहब, थैंक यू सो मच जी। देखिए मैडम, जैसे ये यंग हैं काफ़ी और इनको क्रॉनिक बैक पेन है। अब ये तो खैर होता ही है कि इनको कुछ एहतियात बताई जाती हैं, लेकिन वो एहतियात नहीं करते। जैसे ही पेन रिलीव हो जाता है, ये फिर से वज़न उठाना, जिस तरह से आपने बात की कि बाइक का बहुत ज़्यादा सफ़र करना, इन सारी चीज़ों से इनको परहेज़ होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जैसे ही वो रिकवरी की तरफ आते हैं, मेडिकेशन भी छोड़ देते हैं और साथ में जो है वो सारी चीज़ें दोबारा शुरू हो जाती हैं। जैसे आप पोस्चर कहें, एबनॉर्मल तरीके से बैठना या बाइक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना या वज़नी चीज़ें उठाना, ये यंग एडल्ट मेल में ये चीज़ें कॉमन है। तो पहले तो उनको प्रिवेंट करना पड़ेगा उन चीज़ों को जिसकी वजह से ये दर्द बढ़ा है। सेकंड पॉइंट इनका इन्वेस्टिगेशंस है कि इनको अपने एक्सरेज करवाने चाहिए कमर के, एंड अगर उसमें है स्पेस वगैरह कम हुआ है दो हड्डियों के दरमियान, तो फिर ये MRI की तरफ जाएंगे। 80% पेन तो मेडिकेशन से और प्रिवेंशन से, जो ये प्रिवेंशन करेंगे उससे ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ है, तो ही हैज़ टू गेट वर्कअप फॉर दिस। अच्छा, कमर के दर्द को लेकर पहले तो लोग फिरते रहते हैं जी हाँ, और अपनी तरफ से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, कोई मरहम भी लगा लेते हैं, फिर कोई कपड़ा भी बांध लेते हैं, और भी ऐसी चीज़ें जो करते हैं। फिर किसी ने बताया, वही आपकी बात है कि वहाँ पर जाते भी हैं, लेकिन और अब तो दूसरे भी कुछ तरीका इलाज हैं, कोई वो करंट वाला भी है और दीगर भी हैं, वो सब भी किए जाते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास आने से डरते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों को फील होती हो कि भाई इस वजह से डरते हैं, तो वो रिजॉल्व कर दें? एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद डॉक्टर सज्जाद को भी शामिल करेंगे गुफ्तगू में, क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। डॉक्टर साहब उसे फिक्स करते हैं और आपको भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। और हम डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं इस वक्त बैक पेन के हवाले से। डॉक्टर औरंगजेब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सज्जाद, जो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, और हम इसमें आपकी राय लेना चाहते हैं कि एक तो ये कि लोग डरते हैं डॉक्टर के पास जाने से, ख़ास तौर पे जब बैक पेन होता है, क्योंकि बैक पेन के हवाले से बड़ी बड़ी बातें सुन रखी हैं, और फिर ये भी सुन रखा है कि एक पेन इस तरह से होता है, या डिस्क के हवाले से, डिस्क जब डिसलोकेट हो जाती है तो उसके बाद फिर ऐसी चीज़ें होती हैं कि जी सर्जरी भी नहीं हो सकती और सारी ज़िंदगी आपको इसी के साथ गुजारनी है। इस तरह की बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। तो डॉक्टर्स के पास जाने से भी लोग डरते हैं। एक तो उनको आप ज़रूर कह दीजिए, एड्रेस कर दीजिए कि डॉक्टर के पास क्यों जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, और हमें ये भी बता दीजिए कि इसका हल क्या है बैक पेन का। अच्छा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो हर बंदे के लिए, स्पेशली जिसको भी जिस एज ग्रुप में भी कमर होती है, कमर में दर्द होती है, जैसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। ये जो कमर दर्द, जैसे डॉक्टर औरंगजेब ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, इसमें मैं इस चीज को थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा कि पहला क्वेश्चन, अगर सेक्शन को हम एड्रेस करें कि लोग कमर दर्द को एक नॉर्मल चीज समझते हैं कुछ हद तक, अगर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए
जी। कि क्या हुआ, मेरी बैक एक हुई थी आज से 1 माह पहले, तो उसके बाद मैंने मेडिसिन खाई खुद से या मैंने रेस्ट की खुद से, तो मैं बेहतर हो गया। और उसके पैरेलल जो दूसरी एक्सट्रीम है कि लोग कहते हैं कि जी मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर साहब ने जैसे ही मैं गया उन्होंने मुझे कहा कि आपको तो जी फौरन MRI की जरूरत है, आप MRI करवाएं। और MRI करवाने के बाद मेरी फैमिली में या मेरे ऑफिस में या मेरे सिस्टम में बाज मेरे कोलीग्स ऐसे हैं जिन्होंने जैसे ही MRI करवाई और डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया कि जी आपको तो जी फौरन सर्जरी की जरूरत है, अदरवाइज आप जो है ना आप टांगे काम करना छोड़ जाएंगी, पैरालाइज हो जाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे बीन स्केयर्ड ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। अगर एजुकेटेड होंगे तो वो डरते हैं कि जी जाते ही हमें ऑपरेशन ना हो जाए, और अगर वो अनएजुकेटेड है तो उनको अवेयरनेस ही नहीं है। तो इन दोनों चीजों को अगर हम पैरेलल रख के चलें तो होता क्या है कि नॉर्मली जो 80% लोग, 80 to 90%, इवन 90% लोगों को बैकएक विद इन वीक्स और ठीक हो जाती है। उसकी क्या वजह है कि आमतौर पे ये एक्यूट स्पैज्म होता है बिकॉज ऑफ बैड पोस्चर। जैसे डॉक्टर औरंगजेब ने पहले बताया कि आपको अगर कमर में दर्द आ गई है, आपने हैवी वेट उठाया, खवातीन हमारे उनके घर के सिस्टम में बच्चों को कैरी करते हैं, झुकना पड़ता है, चेंज किया, किचन में हमारा काम करने का काम, स्टोव की पोजीशन और सिंक की पोजीशन थोड़ी इस तरह की होती है कि वो थोड़ी आगे निकली हुई होने की वजह से थोड़ा सा बेंड करना पड़ता है। सुबह ब्रश किया, बैक होगी, बैठ तो बैक एक शुरू होगी। अब इन सारी चीजों के जब दर्द शुरू होगी तो ये दर्द आम तौर पे जो हम लोग एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन और एज ए स्पाइन सर्जन और पेन मैनेजमेंट के जो हमारे कोलीग्स हैं वो उन लोगों को सारों को इस चीज का आइडिया है कि ये कमर की दर्द आम तौर पे विद इन वीक सेटल हो जाती है। अब इसमें सिर्फ वो लोग जिनको शियाटिका की दर्द है उनकी दर्द प्रोलॉन्ग कर सकती है, और वो ऐसे ठीक है हमारी दर्द होती है वो एक्यूट मसल स्पैज्म, जिसे आम लफ्जों में चुक पड़ना कहते हैं। और उसके लिए हम क्या करना चाहिए, हमें फौरी तौर पे रेस्ट करनी चाहिए। रेस्ट हम 2 से 3 दिन से ज्यादा रिकमेंड नहीं करते। जो लोग हल्की दर्द से रेस्ट करना शुरू करते हैं, जिससे इस ग्रुप में भी वो उसी दर्द को जो कि बिल्कुल 1-2 दिन में सेटल हो सकती थी, और उसके बाद उन्हें एक्टिवली अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई करके मसल टोन को बेहतर करके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये है कि झुकना नहीं है, बाइक स्पेशली जर्क वाली बाइक का नाम उसमें नाम नहीं लगा चाहता क्योंकि वो थोड़ी रिजर्वेशन हो जाती है। वो बाइक जिनमें जर्क आती, गाड़ी का खड्डे में लगना, टूटी हुई सड़क पे गाड़ी का चलाना, बाज लोग बैक एक में बहुत ज्यादा ब्रिस्क वॉक करते हैं, रात मुझे दर्द हुई इसको फिर मैं वॉक पे चला गया, तो ऐसा नहीं है। रात मुझे दर्द हुई तो आई हैव टू टेक रेस्ट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वंस बीन फीलिंग नॉर्मल। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आते हैं। एक कॉलर काफी देर से वेट कर रहे हैं, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी अनीला जी, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रही हूँ। जी जी कीजिए। डॉक्टर मैंने ये आपको बताना था कि मेरे ना तकरीबन लेग में पेन होता है, राइट वाली में। हाँ जी, 4 साल की मेरी बच्ची है, तो जब डिलीवरी नॉर्मल हुई थी मेरी, तो उसके बाद से कुछ दिन मतलब कि 1-1.5 महीने के बाद से मुझे फील होना शुरू हुआ है कि राइट लेग में ना पेन हो रहा है। मतलब कि जगह जगह से, कभी नीज में, कभी पाँव में या फिंगर्स में, और होते होते वो पेन, मैंने बहुत जगह से मेडिसिन ली है, लेकिन वो ऑर्थोपेडिक को भी दिखाया है, काफी चीजें की है मैंने, एक्सरसाइज भी बताई है, वो भी कर चुकी हूँ, मतलब कि हर तरह की खा चुकी हूँ। उन्होंने रीजन क्या बताया आपको? किसी भी डॉक्टर ने रीजन नहीं बता रहे ना, वो पेन होते होते ना मेरे बाजू में आ चुका हुआ है, राइट बाजू में, लंबर पंक्चर हुआ था, राइट बाजू का ज्वाइंट है, उसके इर्द गिर्द पेन होता है। आपका लंबर पंक्चर हुआ था? जी, लंबर पंक्चर हुआ था? वो डॉक्टर ने नहीं बताया, वो मेडिसिन लिख देते हैं, सही तरह से बात भी नहीं सुनते। ऑपरेशन के वक्त टीका लगा था इनको कमर में टीका लगा था। आपको कोई टीका लगा था वो जब डिलीवरी के दौरान? नॉर्मल थी, तो कोई इंजेक्शन जो होते हैं पेन्स के वो होते हैं, वैसे तो कोई नहीं लगा। अच्छा सही है, ठीक है। ऑन एयर बात कर लेते हैं, दोनों डॉक्टर से पूछ लेते हैं, अपनी अपनी राय से हमें आगाह कर दें। जी डॉक्टर औरंगजेब। अक्सर ख़वातीन में आफ्टर डिलीवरी होता है ये पेन, और अगर ये लंबर पंचर या कमर में जो टीका लगाते हैं LP सुन करने के लिए, उसके बाद ख़वातीन को काफ़ी अरसे तक इस तरह का पेन रहता है।
या फिर डिलीवरी हो गई, क्योंकि अगेन इनकी लेवल्स करवानी पड़ेंगी कैल्शियम विटामिन डी की कि वो कैसी हैं। अगर वो सही हैं तो, अगर एबनॉर्मल है तो उनको सही करना पड़ेगा, वरना फिर उनको अपना पोस्चर ठीक करना पड़ेगा और इनको रगों की ताकत के लिए मेडिकेशन यूज़ करनी पड़ेगी। अब छोटी बच्ची है, उसको उठाना करना, इनका अपना सोने का पोस्चर कैसा है वो सारा इनका देखना पड़ेगा। अगर फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन में जाएं तो फिर इनका एक्सरे या एमआरआई करवाया जा सकता है। लेकिन इनिशियली डिलीवरी के बाद इस तरह के इश्यूज होते हैं जो हम नर्व स्ट्रेंथनिंग मेडिकेशन देते हैं, विच इज़ फॉर 1 या 2 मंथ्स, इससे ज़्यादा नहीं चलती, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये मेडिसिन तो ले रही हैं लेकिन इनको फ़र्क नहीं हाँ, पड़ा तो फिर इनके फर्दर वर्कअप पे जाएंगी, ये एमआरआई एक्सरे डॉक्टर करवाएंगी। सज्जाद से भी पूछ लेते हैं इस हवाले से। डॉक्टर साहब, आपने कॉलर की बात सुनी, क्या सजेस्ट करना चाहते हैं इनको? अच्छा, इसमें जो उन्होंने अपना इशू बताया उसमें 2 चीजें बड़ी क्लियर हैं। प्रेगनेंसी में होता क्या है कि टमी का वेट, बैक के मसल रिलेटिवली उस तरह स्ट्रांग नहीं होते, और टमी के वजह से अगर मैं आपको अपना स्केलेटन यहाँ से दिखा सकूं तो फ्रंट पे हमारे जो मसल हैं वो रिलेटिवली जो उतने स्ट्रांग नहीं है। बैक पे हमारे जो मसल हैं वो बेसिकली कमर को बैलेंस कर रहे हैं। इंसान अगर हम देखें तो इंसान की बॉडी की पोस्चर जो है वो 4 टांगों से 2 टांगों पे शिफ्ट हुई। अब ग्रेविटी का इफेक्ट है कि टमी का वेट आगे लेके आ रहा है और बैक से मसल उससे बैलेंस कर रहे हैं। तो क्योंकि प्रेगनेंसी में खवातीन एक्सरसाइज और ये सारी चीजें तो अवॉइड मुश्किल हो जाती हैं करनी, और मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसकी वजह से ओवर स्ट्रेच होने की वजह से, और बाद में अक्सर व बेशतर हमारा क्या होता है कि वेट उसी तरह ही रहता है। डिलीवरी के बाद भी खवातीन का वेट तकरीबन वापस रिड्यूस करना टेक्निकली काफी मुश्किल होता है। ठीक है। एक तो जैसे डॉक्टर औरंगजेब ने बताया कि बैक पे अगर उन्होंने कमर में इंजेक्शन लगाया था तो वो तो नहीं लगाया उन्होंने, वो तो नहीं लगा। इंजेक्शन अगर नहीं लगा तो अभी उनके जो 2 इश्यूज हैं, एक इशू उनका ये है कि अभी तक हो सकता है कि उनका वेट, उन्होंने अभी 4 मंथ्स हुए तो अभी तो उनकी एक्सरसाइजेज या रेगुलर वॉक वो शुरू नहीं हुई। सेकेंड, अब वो 4 साल के बच्चे को या 4 माह के बच्चे को वो कैरी कर रही है, उसकी हैंडलिंग, उसको उठाना, उसको दिन रात में नींद का पूरा ना होना, बॉडी का पूरा रिलैक्स ना होना, उस वजह से क्या होगा कि कमर पे उसकी स्ट्रेन आएगी। मैं इनको ये एडवाइस करूंगा, 2-3 चीजें इनको बड़ी ज्यादा ख्याल जल्दी से डॉक्टर साहब जल्दी से बताइएगा क्योंकि कॉलर वेट कर रहे हैं जी। हाँ, पहले नंबर पे इन्हें ये करना चाहिए कि जब भी डायपर चेंज करें ये प्लास्टिक की चेयर लेके बैठ के चेंज करें, ये झुक करके चेंज ना करें। सही। सेकेंड, जब भी बच्चे को शावर देना है ये झुक करके शावर ना दें। तीसरे नंबर पे जब भी बच्चे को उठाना है तो नी अपने घुटने बेंड करके उठाना है, कमर सीधी रख के उठाना है। ये 2-3 चीजें अगर ये करेंगी तो इनकी कमर की दर्द 80-90% बेहतर हो जाएगी। और क्योंकि ये मेडिसिन खाती है तो मेडिसिन का वक्ती तौर पे असर आता है, और जैसे ही वो उसका असर खत्म होगा दर्द वापस आ जाएगी। तीसरा ये कहती है कि इनको शियाटिका टाइप दर्द हो रही है, एक टांग में दर्द जा रही है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एमआरआई करवा के लास्ट मंथ। ठीक है डॉक्टर सज्जाद। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम तजम्मुल साहब। मैं डॉक्टर सज्जाद साहब से ये पूछना चाह रहा था कि मेरी कमर में बहुत पुरानी दर्द है, शायद मैं, मुझे याद भी नहीं है, 25 साल हो गया मैं गिरा था कुर्सी के ऊपर गिरा था ऊपर से। तो मैं ये बहुत से डॉक्टर साहब के पास गया हूँ, तो मेरा उन्होंने फाइनली ये कह दी कि आपके 2 मोड़ एमआरआई करवाने के बाद 2 मोड़े जो है वो पता नहीं हराम मगज की तरफ चले गए, समथिंग लाइक दैट। मैं तो समझता नहीं हूँ। तो वो कह रहा जी ऑपरेशन होगा इसका, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता किसी सूरत में। मुझे फाइनली यह पता चला कि एक नया सिस्टम कोई इन्वेंट हो गया जो ऑक्सीजन इंजेक्ट करते हैं, तो उससे कुछ हो सकता है। इसके मतलब पूछना चाह रहा था डॉक्टर सुजात से कि ये इंजेक्शन वाला कितना टाइम हो गया आपको? 25 साल बताए ना आपने? 25 साल से दर्द है आपको? 25 साल। ठीक है, 25 साल। ठीक है, हम अभी एक ब्रेक आ जाएगा तजम्मुल साहब, उसके बाद वापस आते हैं तो फिर हम इस पे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू। एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और हम बैक पेन के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे जो लास्ट कॉलर थे उन्होंने बताया कि जी उनको 25 साल से कमर का दर्द है। डॉक्टर सज्जाद से उन्होंने सवाल किया था, लेकिन एक बात मैं डॉक्टर साहब आपसे भी पूछना चाहूँगी इसमें, और फिर डॉक्टर सज्जाद की तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा था कोई नई ऑक्सीजन थेरेपी आ गई है। जी हाँ, वो ओजोन थेरेपी की बात कर रहे थे, और अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन करूँ। एक तो उनको बहुत टाइम से पेन है, दूसरा उन्होंने कहा कि उनके मोहरे जो हैं वो हिल गए हैं, जो उन्होंने बात की, डॉक्टर साहब ने उनको बताया था, तो हम उसको कहते हैं स्पेंडाइलोसिस, कि हड्डी अपनी जगह से हिल गई है। अब अगर आप ओजोन थेरेपी या जो ऑक्सीजन थेरेपी की वो बात कर रहे थे, उसमें क्या करते हैं कि वहाँ पर पर्टिकुलर डिस्क में जो है वो एक सॉल्यूशन डाला जाता है, जिसकी वजह से डिस्क जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है। एक या दो उसके सेक्शन के बाद जो है वो काफ़ी सुकड़ जाती है। लेकिन अगेन ये एक पर्टिकुलर कंडीशंस में होता है, कुछ इंडिकेशंस होती हैं जिसके तहत वो दी जाती है, हर मरीज़ के लिए नहीं है। और अगर इनकी हड्डी, जैसे इन्होंने बताया कि अपनी जगह से मोहरा हिला हुआ है, तो उसके लिए फिक्सेशन होती है। अब वो भी इनके एक्सरेज वगैरह देखने पड़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि क्यों हुआ है, उसके बाद जो है तय होगा। लेकिन ओजोन थेरेपी जो ये बात कर रहे हैं वो एक सर्टेन लेवल तक, ग्रेड 1 या 2 तक आप बोलेंगे, डिस्क का अगर हो तो उसके असरात होते हैं। और कितने टाइम तक रहते हैं, 8 महीने, 1 साल, वो डिफरेंट पेशेंट्स पे वेरी करता है। तो ये जो है, ये समझें कि डिस्क को सुकेड़ने के लिए होती है और सर्टेन इंडिकेशंस के साथ। पेन तो उन्होंने बता दिया, काफ़ी चीज़ें डॉक्टर साहब ने भी मतलब बताया। जनरली मैं पूछ रही हूँ जी कि हाँ, जी, वो लोग बिल्कुल, जिनको बिल्कुल। सर्जरी का कहा जाता है, जी। उन्हें ये कहा जाता है कि सर्जरी, हमारे जहनों में ये है मैं बिल्कुल आपकी कि बात या समझ तो आप हैंडीकैप हो जाएंगे, या दुनिया से गुजर जाएंगे, या सही हो जाएंगे। एग्जैक्टली। अब ये इन्होंने बहुत अच्छा सवाल भी किया और इसको एड्रेस करने की भी ज़रूरत है। सबसे पहले तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि झुककर काम करना, जैसे उन खवातीन को भी कहा, या जैसे मैंने कहा पानी का गैलन वगैरह उठाना, जिस पोस्चर में उठाया दैट्स एबनॉर्मल, या बच्चा लेटा हुआ है उसको उठाना, इससे खवातीन या लोग परहेज करें। अब सेकंड स्टेज जो आता है वो इन्वेस्टिगेशंस का आता है, जिसमें मोस्ट कॉमन जो हम लोग करवाते हैं वो एक्सरेज होते हैं कमर के, MRIs होते हैं, ताकि MRI करवाएं ताकि पता चले रीज़न क्या है। जो कॉलर थे उनका तो लग रहा था कि स्लिप डिस्क के ज़्यादा लग रहा था कि वो स्पेंडाइलोसिस की तरफ है, कि एक हड्डी दूसरी से स्लिप हो गई है, हड्डी नॉट डिस्क, जो उन्होंने प्रॉब्लम बताया। अब ये करने के बाद अगर हम डिस्क की सर्जरी की बात करें तो देखिए पहले बहुत डिफरेंट होता था, बड़े इंसिजन होते थे पूरे, हाँ वो पूरा उनका काटा जाता था। लेकिन अब माइक्रो सर्जरी आ गई है। डॉक्टर सजाद भी इसको एंडोर्स करेंगे कि अब माइक्रो सर्जरी के थ्रू या एंडोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू डिस्क की जाती है। लेकिन अगर डिस्क का वो पीस निकाल दिया गया जो उनको दर्द कर रहा है, जो इफेक्ट कर रहा है, अमूमन हमारे पास देर से मरीज आते हैं, तो वो निकाल दिया गया, उसके बाद भी उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ठीक है, लापरवाह नहीं होना। डॉक्टर सज्जाद आपकी तरफ आ जाते हैं। इसको कंक्लूड भी कर दीजिए, तरीका इलाज भी बता दीजिए, कॉलर का भी जवाब दे दीजिए। अच्छा, ऐसे है कि डिस्क सर्जरी, जैसे डॉक्टर औरंगजेब ने कहा कि जो पहले तो हम इसको, जो बड़ी सर्जरी अगर मैं इसको दिखा सकूं आपको मॉडल को, तो ये बैक साइड में ना ये पूरा एरिया हम निकाल देते थे, उसको लेमिनेक्टमी कहते थे। फिर हेमी लेमिनेक्टमी की तरफ चलेंगे। अब जो आ गया फाइनल कि हम लोग अब माइक्रो डिस्क सर्जरी है, जो कि एंडोस्कोपिक मींस के आप कैमरे वाली सर्जरी करते हो, बिल्कुल छोटा सा एक इंसिजन देते हो, इट्स जस्ट लाइक 1 or 2 स्टिचेस ओवर देयर, और पेशेंट जो डे केयर यानी उसी दिन सेम डे पे घर चला जाता है। अब इसमें जो अगर तो डिस्क की प्रोलैप्स की टाइप्स हैं, अगर तो डिस्क ऑलरेडी प्रोलैप्स कर चुकी है और स्पाइनल नर्व रूट पे उसने प्रेशर दिया हुआ है, जैसे ये अगर आप दिखा सकें तो ये रेड कलर पे ये डिस्क जो आके इस रूट पे प्रेशर दे रही है। अगर ये इस रूट पे प्रेशर दे रही है तो ये रूट को हम हटा के तो इसकी बैक साइड से इसको डिस्क को बड़े मिनिमल इंसिजन के साथ कैमरे के जरिए डिस्क एक्सरसाइज कर देते हैं। और पेशेंट जो जैसे ही आता है, जैसे ही इसका रूट पे प्रेशर रिलीव हो जाता है, दर्द फौरन बेहतर हो जाती है। सबसे जैसे ही थिएटर से निकलते हुए पेशेंट फौरन ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब अल्लाह ताला ने बड़ा करम कर दिया और मेरी दर्द बहुत ठीक हो गई। लेकिन कुछ चीजें हैं जो ओवर द टाइम फिर सेटल होती है, जिसमें बाद लोगों को कमर में दर्द के साथ टांग में दर्द आती है, टांग की दर्द तो फौरन बेहतर हो जाएगी, लेकिन उस एरिया में जो नमनेस और टिंगलिंग यानी सुनपन या महसूस होना कम होना वो फील होता है। तो उसकी रिकवरी थोड़ा टाइम लेती है।
तो उसके लिए एहतियातें वो लोग उनको उसी तरह कंटिन्यू करनी पड़ती हैं जैसे वो पहले। अच्छा, ये बस एक चीज़ आप दोनों बता दीजिए कि ये जो रिस्क था पहले कि जी हमारी जान को खतरा है या फिर हम पैरालाइज हो जाएंगे, वो मिनिमाइज हो गया है इस तरीका इलाज से? जी 110%। इसमें अगर मैं इसको थोड़ा कंटिन्यू करूं कि जो जान का खतरा या रिस्क वो, क्योंकि अब मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की वजह से जो नर्व रूट को डैमेज होना या नर्व रूट पे कट जाना, उन चीजों में अब बहुत ज्यादा फाइन चीजें, पहले हम जो ओपन आईज के साथ देखते थे या ज्यादा लोग एनएफ यूज कर ली है, गॉगल्स यूज कर ली, अब डिस्क लेवल पे जब माइक्रो सर्जरी जिसको हम कहते हैं, तो माइक्रो सर्जरी 1 to 2% कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं, लेकिन जान में खतरा तो किसी भी दर्जे में नहीं आता। वीकनेस या इस तरह की चीजें थोड़ा अर्सा प्रजिस्ट करती हैं, और वो नॉट बिकॉज ऑफ सर्जरी, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑलरेडी बिफोर। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि इलाज बहुत महंगा है। नहीं, वो तो डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। वो कहते हैं जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, लेकिन डेफिनेटली जो माइक्रो सर्जरी है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, जनरल जो प्रोसीजर है उससे। अच्छा, इसमें बहुत सी और चीज़ें थी जो आप लोगों से पूछी जा सकती थी, लेकिन वक्त की कमी, और हमारा सेगमेंट अब हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर औरंगजेब आपका, डॉक्टर सजाद आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत सी बातें हमारे नाजरीन से आप लोगों ने शेयर की। आई होप कि इसमें कुछ आप लोगों की तसल्ली और तशफ़ी हुई होगी, बट ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसके मज़ीद सेशंस इंशाल्लाह हम रखेंगे और मज़ीद इस पर बात करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।